गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी 11वीं की अकाउंट की लेखांकन समीकरण की 6th क्लास है ना। तो आज हम देखेंगे लेखांकन समीकरण में पहले तो कुछ थ्योरी देखेंगे और फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिकल सवाल करेंगे। ये थ्योरी जो भी अभी तक हम आपको बता रहे हैं हर बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ज़रा नोट कर लें और इनको समझ भी लें, क्योंकि एग्जाम में आती हैं थ्योरियाँ। तो आप देखेंगे पहले आज हम क्या देख रहे हैं, लेखांकन की आधारभूत पूर्व अवधारणा है ना। तो ये आधारभूत अवधारणाएं या पूर्व अवधारणाएं कहलाती क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखो क्या है, मान्यताएं वह आधारशिला है जिस पर संपूर्ण लेखांकन प्रणाली आधारित है। मतलब कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर अपन पूरी क्या करते हैं, लेखांकन प्रणाली का उपयोग करते हैं। इन मूलभूत मान्यताओं का पालन किए बिना वित्तीय विवरण सुचारू रूप से नहीं बनाए जा सकते। ने बोला यदि हम इन मान्यताओं को नहीं अपनाते हैं तो हमारे जो वित्तीय विवरण है, मतलब वित्तीय विवरण क्या होते हैं, जो व्यापार की लाभ हानि खाता चिट्ठा, जो व्यापार की वास्तविक स्थिति दर्शाते हैं, लाभ हानि दर्शाते हैं, उनको हम सही तरीके से नहीं बना सकते इन मान्यताओं के उपयोग किए बिना, है ना। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर व्यवहार का लेखा किया जाता है एवं वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। ये मूलभूत मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी मान्यता हैं जिनको हम मानते हैं, तो देखेंगे यहां पर हम पहले एक चीज देख लेते हैं कि एक दुकान है, ऐसा बना लेते हैं अपन, ये दुकान है। आपने भी आपके यहाँ पर दुकान देखी है बहुत सारी, ये पुराने जमाने की दुकान है। और एक ग्राहक एक दुकान पर सामान लेने आता है, ठीक है। यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर दुकानदार भी बैठा हुआ है, जो भी है। तो ग्राहक यहाँ पर आता है सामान लेने के लिए, और इसने इसके लिए कितने दिए, मान लेते हैं 100 रुपये दिए। कितने का सामान लिया, 90 रुपये का। तो शेष कितने बचे, 10 रुपये, ठीक है। इस ग्राहक ने 100 रुपये का सामान लिया, 90 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये उसको दिए। तो दुकानदार को कितना पैसा लौटाना था, 10 रुपये। अब सुबह का समय था, दुकानदार के पास फुटकर पैसे नहीं थे, तो दुकानदार ने कहा भाई बाद में ले लेना। कब ले लेना, बाद में। और ग्राहक चला जाता है। ऐसा तो नहीं बोलता कि भाई हमें पैसा अभी चाहिए है, नहीं हम अभी लेके जाएंगे, ठीक। या फिर दुकानदार के पास ग्राहक उधार कर जाता है कि भाई हमारे पास 90 रुपए हैं, 100 रुपए का सामान है, आप 10 रुपए बाद में ले लेना। और दुकानदार भी कहता है ठीक है बाद में दे देना 10 रुपए। ऐसे चल जाते हैं व्यवहार। तो दुकानदार इस टाइप से जो व्यवहार करता है कि चलो बाद में दे देना या बाद में ले लेना, इस टाइप का, ये एक्चुअल में एक मान्यता है। अब वो होती है चालू व्यवसाय की मान्यता या निरंतरता की मान्यता, ठीक है। चालू व्यवसाय की मान्यता। तो चालू व्यवसाय की मान्यता ये बताती है कि भाई आप हमें बाद में दे देना, कौन हम व्यवसाय बंद करके भागे जा रहे हैं, ठीक है। और अपन भी ये बोलते हैं कि भाई बाद में ले लेना पैसा, हम कौन भागे जा रहे हैं। तो जो दुकानदार ने उधार कर दिया है या बोला कि बाद में, मतलब उसका ये मतलब होता है कि हमारी दुकान बंद नहीं होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। ये चालू व्यवसाय की अवधारणा या मान्यता कहलाती है। तो यहाँ पर देखो अपन देखते हैं वही जो व्यवसाय की अवधारणा, अपन ने ऐसा प्रैक्टिकली में देखा होगा कई बार, अपन ने भी कहीं पर दुकान पर उधार किए होंगे या उसने अपन से क्या होगा भाई बाद में ले लेना, फुटकर नहीं है। तो वो किस मान्यता के आधार पर किया जाता है वो आप आज समझ लें, है ना। तो देखो क्या है, चालू व्यवसाय की मान्यता। लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा इस आधार पर किया जाता है कि व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा और बंद नहीं होगा। ये अपन मान के चलते हैं कि व्यापार क्या होगा, चलता ही रहेगा लंबे समय तक, बंद नहीं होगा। इसी कारण से व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों को लंबे समय के लिए क्रय किया जाता है। हम व्यापार में संपत्तियां खरीदते हैं ना भाई, हमें मालूम है कि हमारा व्यापार लंबे समय तक चलेगा, तो हम स्थायी संपत्तियां खरीदते हैं, क्योंकि स्थायी संपत्तियां दीर्घकाल तक चलती हैं व्यापार में। यदि हमारा व्यापार 1-2 दिन या 1 ही साल चलेगा तो फिर हम ज्यादा मूल्य की संपत्तियां क्यों खरीदेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला व्यापार में लंबे समय के लिए स्थायी संपत्तियां खरीदी जाएगी ताकि उसे शीघ्र बेचा ना जाए, बल्कि लंबे समय तक उसका उपयोग व्यवसाय में किया जाए। दीर्घकालीन व्यापार अल्पकालीन या अस्थायी व्यापार की अपेक्षा कैसा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। भाई ने बोला है जो दीर्घकालीन व्यापार होता है, जो व्यापार लंबे समय तक चलते हैं, वो अल्पकालीन व्यापार के कंपैरिजन में कैसा माना जाता है,
अच्छा व्यापार माना जाता है कि भाई यहाँ दीर्घकालीन व्यापार अल्पकालीन व्यापार से कैसा है, अच्छा है। अब अपन देखते हैं आगे, ये पहली मान्यता। तो पहली मान्यता क्या थी, चालू व्यवसाय की मान्यता। इस मान्यता के आधार पर क्या है, व्यापारी यह मानकर लेन देन करता है कि हमारा व्यापार जो है वो लंबे समय तक चलेगा। इसी मान्यता के आधार पर व्यापार में वो अदत्त, पूर्दत्त, उपार्जित, अनुपार्जित और स्थायी संपत्तियों का क्रय करता है, मतलब समायोजनों का प्रयोग करता है और स्थायी संपत्तियों का क्रय करता है। आगे देखेंगे हम अगली मान्यता, निरंतरता की मान्यता। अब निरंतरता की मान्यता क्या है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो व्यापार या व्यवसाय के मालिक को अपने व्यापार के निष्कर्ष या परिणाम निकालते समय यह जरूरी होता है कि लेखांकन के विभिन्न नियमों का समान रूप से निरंतर प्रयोग किया जाए। ठीक है, नियमों का समान रूप से प्रयोग किया जाए। जिस पद्धति या विधि का एक बार चुनाव कर लिया जाए, व्यवसाय को उसमें अधिक बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इससे व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने एवं दो अवधियों के मध्य परिणामों की तुलना करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक है। तो इन्हें बोला है, देखो आगे हम आपको ये चीजें सब पढ़ाएंगे, जो यहाँ पर हम आपको थ्योरी बता रहे हैं वो आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हिरास। ठीक है, हिरास क्या कहलाता है, स्थायी संपत्ति। जो ये हम आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, आगे पूरा चैप्टर है हिरास का। तो स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी को, स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को हिरास कहते हैं। ठीक है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को क्या कहते हैं अपन, हिरास कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि हिरास जो है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, इसकी मापन करने की 14 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं, 14। इन 14 पद्धतियों में हम जो महत्वपूर्ण पढ़ते हैं तो बहुत सारी, आप सब पढ़ेंगे, कॉलेज में आके आपको सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। एक तो स्थायी किस्त पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति पढ़ेंगे हम। दूसरी पढ़ेंगे क्रमागत ह्रास पद्धति। ठीक है, पहली स्थायी किस्त पद्धति, दूसरी क्रमागत ह्रास पद्धति। है तो 14, लेकिन हम यहाँ पर 2 पढ़ेंगे। और 2 में भी हम क्या करते हैं, जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम इनमें से किसी एक पद्धति को अपनाते हैं। जैसे मान लेते हैं स्थायी यदि अपनाते हैं तो अब हमें हर साल स्थायी पद्धति के आधार पर संपत्तियों पर ह्रास लगाना होता है। ऐसे नहीं कि एक साल हमने स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगा लिया और दूसरी साल हमने क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास लगाया, है ना। हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो बेस्ट फ्रेंड कौन होता है आपका, जो आप मान लेते हैं आज से 2005 में मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड बना। ठीक है, 2005 में आपको कोई फ्रेंड बना और आज 2020 तक भी आपका दोस्त है। ठीक है, हमने हर साल बदला तो नहीं, उसमें चेंज तो नहीं कर रहे, तो आप इसको बोल सकते हैं हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि आपका ये बेस्ट फ्रेंड है, इतने सालों से है। और यदि आप हर साल अपना दोस्त बदलते हैं, 2005 में कोई और है, 2006 में कोई और, 7 में, 8 में, ऐसे हर साल आपके बदलते हैं, तो आप बेस्ट फ्रेंड नहीं कह पाएंगे कि कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे यहाँ पर आपके व्यापार में सही तरीके से निर्णय लेने के लिए, सही लेन देन का सही तरीके से लेखांकन करने के लिए, उचित व्यवहारों का डिसीजन निकले, सही तरीके से आपके काम हो, इनके लिए व्यापार में अपन कंसिस्टेंसी, निरंतरता की मान्यता को अपनाते। इसमें हम जिस पद्धति को एक बार प्रयोग कर लेते हैं उसी पद्धति को हर बार प्रयोग करते रहते हैं। कोई इनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता। परिवर्तन कब किया जाता, जब आवश्यकता हो तभी परिवर्तन किया जाएगा।
अन्यथा कभी परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे हमें अपने वित्तीय विवरणों की तुलना करने में क्या होती है, सरलता होती है, हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसी परंपरा को एक रूपता की परंपरा भी कहते हैं, एक रूपता की परंपरा भी कहलाती है। एक रूपता मतलब हम एक ही प्रकार की पद्धतियों का हर साल प्रयोग करते रहते हैं, ये कहलाती है एक रूपता की परंपरा। कौन सी है, निरंतरता की मान्यता। उदाहरण में देखो लिखा है, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने के लिए स्थायी ह्रास विधि का पालन किया जा रहा है, तो इस विधि का प्रयोग आगे भी किया जाना चाहिए। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि एक रूपता के कारण हम नवीन तकनीक और रीतियों का समावेश नहीं करें। इन्होंने बोला है कि यदि आप स्थायी किस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो आगे भी इसी का प्रयोग करें, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारी चीजें परिवर्तन होती हैं। यदि नई तकनीकों के कारण हमें पद्धति में परिवर्तन करना पड़ रहा है तो जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे व्यापारिक परिणाम सही तरीके से निकले। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया स्थायी से करते हैं, एक रूपता की मान्यता है, परंपरा है, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसमें बदल सकते हैं। क्यों, कब बदलेंगे, जब उसमें आवश्यकता हो नवीन तकनीकों के कारण। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला पॉइंट, ये है आपकी उपार्जन की मान्यता। उपार्जन की मान्यता जो है वो क्या है, देखो इस मान्यता के आधार पर कोई भी व्यावसायिक व्यवहार का लेखा पुस्तकों में उसी समय किया जाता है जिस समय वह व्यवहार किया जा रहा है। अपन व्यवहार पुस्तकों में कब लिखते हैं, जब हमने उसको किया। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि उसने हमें पैसा दिया कि नहीं दिया। हमने राम को माल बेचा है, उधार बेच दिया है, तो हम उसका नाम लिख लेते हैं कि भाई राम को माल बेचा 1000 रुपये का, अपन ने उसका लेखा तुरंत कर लिया जाता है। अभी राम ने पैसा तो नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम उसका लेखा कर लेते हैं। क्यों, ये उपार्जन की मान्यता। जैसे ही हमने उसको माल की सुपुर्दगी दी, वहां पर उपार्जन की मान्यता लागू हो गई, मतलब अब वो हमें पैसा देगा क्योंकि हमने उसको माल दे दिया है। तो ने देखो लिखा है, हम व्यवहार का लेखा कब करते हैं, जिस समय व्यवहार हुआ है, ना कि तब जब व्यवहार का अंतिम निष्पादन। अंतिम निष्पादन मतलब पैसा। हमें राम ने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन हमने उसको पुस्तकों में लिख लिया है। ठीक है, इसी कारण व्यवसाय में आगम की पहचान उसी वक्त कर ली जाती है जब कोई वस्तु या सेवा विक्रय किया गया। तो इन्होंने बोला है अपन आगम की पहचान मतलब आय की पहचान कब कर लेते हैं, जैसे ही वस्तु बेचते हैं उसी समय मान लेते हैं कि भाई हमें क्या हो गया है, आय हो गई है। जैसे हमने आपको बताया था कि 5000 का माल बेचा अपन ने, कितने का माल बेचा था, कल लेखांकन समीकरण में देखा था, 5000 का माल 6000 में बेच दिया था उधार, और 1000 रुपये का जो लाभ था वो हमने पूंजी में जोड़ भी दिया था। अब उधार माल बेच रहे हैं, पैसा तो मिला नहीं है, लाभ हुआ नहीं है, लेकिन हमने पूंजी में पहले से जोड़ दिया। तो यह इसी मान्यता के आधार पर है। कौन सी मान्यता है, उपार्जन की मान्यता, कि इसका लेखा हम उसी समय मान लेते हैं जिस समय व्यवहार हुआ है, ना कि जब हमें पैसा प्राप्त हुआ है। अर्थात व्यवहार के उदय होते ही उसका लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में कर लिया जाता है। इसी कारण से व्ययों को भी उसी लेखांकन वर्ष में लिखा जाता है जिसमें उनसे आय प्राप्त होती है, चाहे व्ययों का रोकड़ी भुगतान किया है या नहीं। ठीक है, तो अपन व्यवहारों का लेखा कब कर लेते हैं, जब हमें उनसे आय प्राप्त हुई, चाहे हमने उनको पैसा दिया है या नहीं। मतलब इस मान्यता के आधार पर हम आदित्य व्यय, उपार्जित आय, इनका भी लेखा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी मान्यताएं। इन मान्यताओं को आपको पढ़ना है। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछेंगे। हम अब आप आगे देखेंगे सवाल। तो यह आपका सवाल 8वां सवाल है, निम्न से लेखांकन समीकरण बनाइए। कुणाल ने 2,50,000 रुपए का नगद निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर हम खाते लिखते जाते हैं कौन कौन से हैं पहले लेन देन में। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले में क्या है, रोकड़, क्योंकि व्यापार शुरू कर रहे हैं पैसों से, और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूंजी। 2 चीजें हो गई आपकी। ठीक है, दूसरा देखेंगे, नगद फर्नीचर खरीदा। तो नगद में क्या आता है, हमेशा रोकड़ आता है, तो रोकड़ आ गया। और क्या खरीदा, फर्नीचर। फर्नीचर संपत्ति है, जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति का नाम लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, नगद कमीशन का भुगतान किया। हमने कमीशन दिया, तो नगद पैसे दिए होंगे हमने कमीशन में, तो क्या आएगा, रोकड़।
और कमीशन क्या है भाई, खर्च आप दे रहे हैं ना, यदि मिलता है कमीशन तो आय है, और यदि कमीशन हम देते हैं तो खर्च है। तो कमीशन क्या है, खर्च है। इससे क्या प्रभावित होगी, पूंजी, पूंजी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि खर्चों से पूंजी घट जाती है। खर्च, व्यय और हानि से पूंजी क्या होती है, घटती है। आय और लाभ से पूंजी बढ़ती है। फिर देखो क्या है चौथा, उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदोगे तो माल खरीदने को क्या लिखोगे आप, स्टॉक, ठीक है। और जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं या उधार पैसा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, लेनदार। ये भी क्लियर है। 5वां पॉइंट, 20,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं नगद बेची। माल बेचने और खरीदने को अपन क्या लिखते हैं, स्टॉक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टॉक। और नगद बेची है तो क्या आएगा, रोकड़। तो ये आपके इस व्यवहार में, इस सवाल में इतने आपकी संपत्ति और दायित्व हैं। अब हम लेखांकन समीकरण बनाएंगे, वहां पर एक प्रारूप बना के इनको लिखते हैं। चले, यहां पर लिख लेते हैं विवरण। यहां हेडिंग डालेंगे लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण यहां पर क्या डालेंगे, संपत्तियां। समीकरण क्या होता है आपका, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। संपत्तियां बराबर क्या होगा, पूंजी प्लस दायित्व। संपत्तियां कौन कौन सी, रोकड़ है, फर्नीचर है। तो पहले लिख देते अपन यहां पर, रोकड़ प्लस फर्नीचर प्लस रोकड़ हो गया, ये रोकड़ हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक ना, स्टॉक लिखेंगे अपन प्लस स्टॉक बराबर पूंजी और दायित्व कौन सा है आपका, प्लस कर देंगे लेनदार। ये है आपके दायित्व, ठीक है। अब देखेंगे पहला व्यवहार क्या है, व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया है, कितने से प्रारंभ किया है, 2,50,000। तो क्या होगा, आपके व्यापार में रोकड़ आ जाएगी 2,50,000, ये रोकड़ आ गई। और जो व्यापार शुरू करने के लिए हम पैसा लगाते हैं वो पूंजी कहलाती है। तो पूंजी भी कितनी हो गई आपकी, 2,50,000। लेनदार क्या है, 0। यहाँ पर फर्नीचर 0 और स्टॉक क्या है, 0। पहले व्यवहार में आपके पास रोकड़ आ जाएगी संपत्ति में 2,50,000 और पूंजी कितनी होगी, 2,50,000। अब दूसरा व्यवहार लिखते हैं अपन। दूसरे में क्या लिखा है, नगद फर्नीचर खरीदा, कितने का, 35,000। भाई यहां लिखेंगे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, नगद खरीदा। नगद खरीदोगे तो आपके व्यापार से पैसा जाएगा, मतलब रोकड़ कम हो जाएगी। तो रोकड़ में से अपन माइनस कर देंगे 35,000। और फर्नीचर संपत्ति, व्यापार में संपत्ति आ जाएगी, फर्नीचर में हम प्लस कर देंगे 35,000। तो एक संपत्ति क्या हो गई आपकी, घट गई, और दूसरी संपत्ति आपकी बढ़ जाएगी। ये हो गया।
यहाँ पर रोकड़ कितनी आ जाएगी, 35,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2,15,000। यहाँ पर फर्नीचर कितना है, 35,000। यहाँ पर स्टॉक कितना है, 0। फर्नीचर कितना है यहाँ पर, 2 लाख। पूंजी कितनी है, 2,50,000। और लेनदार कितना है, 0। ये क्या है आपका नया समीकरण। नया समीकरण। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है, नगद कमीशन का भुगतान किया। हमने कमीशन दिया है 2,000 रुपये, तो कमीशन दिया यहां लिख देंगे। कमीशन दिया भाई, कमीशन हमने दिए 2,000 रुपये, नगद दिया है, तो आपकी रोकड़ कम हो जाएगी 2,000 रुपये से। ठीक है, रोकड़ क्या होगी, घट जाएगी। कमीशन खर्च है तो हानि, खर्च और वैसे पूंजी कम हो जाती है, तो पूंजी में से माइनस कर देंगे अपन कितने, 2,000 रुपये। यहां पर आ जाएगा 2,13,000। यहाँ पर फर्नीचर कितना है, 35,000। स्टॉक कितना है, 0। पूंजी कितनी है, 2,48,000। और लेनदार कितना है आपका, 0। ठीक है, ये आपका नया समीकरण। नया समीकरण। समीकरण हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेना इसको, है ना। अब कौन सा पॉइंट है, चौथा। क्या बोल रहे हैं, उधार माल खरीदा कितने का, 40,000। तो यहां पर लिख देंगे उधार क्रय। उधार क्रय भाई, जब उधार माल खरीदोगे तो रोकड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा तो जाएगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, माल खरीदा है तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक में हम प्लस कर देंगे। कितने का माल खरीदा है, 40,000। और उधार खरीदा है तो आज नहीं तो कल हमें पैसा देना होगा, जिससे हमने उधार माल खरीदा वो लेनदार कहलाता है। तो लेनदार में हम प्लस कर देंगे कितना, 40,000। आपके लेनदार बढ़ जाएंगे। तो यहां पर रोकड़ कितनी, 2,13,000। फर्नीचर कितना है आपका, 35,000। स्टॉक कितना आ गया आपका, 40,000। पूंजी कितनी है, 2,48,000। और लेनदार कितने हैं, 40,000। ये नया समीकरण। पांचवा पॉइंट क्या है, 20,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं नगद बेची, कितने में बेच दी, 26,000। तो नगद विक्रय है, यहां पर लिखेंगे पर नगद विक्रय। अब आपने माल बेचा है नगद, कितने में बेचा, 26,000। तो रोकड़ में हम प्लस कर देंगे 26,000। 26,000 रुपये से आपकी रोकड़ बढ़ जाएगी। माल बेचा है तो स्टॉक कम होगा, कितने का, 20,000 लागत का। तो अपन लागत, स्टॉक में से क्या घटाते हैं, लागत घटाते हैं। तो 35,000 में से अपन माइनस कर देंगे कितना, 20,000 रुपये, लागत कम करेंगे। और 20,000 का माल 26,000 में बेच दिया तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया, लाभ है। तो लाभ से पूंजी बढ़ जाती है, हम पूंजी में प्लस कर देंगे कितने, 6,000 रुपये। इसका अपन टोटल कर देंगे, यहां पर आ जाएगा आपका 30। तो 2,39,000 प्लस 15,000 फर्नीचर, फर्नीचर नहीं है, अपन ने क्या किया एक्चुअल में, माल भी चाहिए, यहाँ गलती से फर्नीचर में से माइनस किया। फर्नीचर में से नहीं होगा, कहाँ से होगा, स्टॉक में से। फर्नीचर तो आपको वही रहेगा 35,000 का, स्टॉक में से अपन माइनस कर देंगे ना, 20,000 रुपये। स्टॉक 3rd नंबर पे लिखा है, यहाँ पर स्टॉक में से कितना माइनस होगा, 20,000।
फर्नीचर आपका कितना रहेगा 35,000। स्टॉक कितना बचेगा, 40 में से 20 माइनस किए तो कितने बचे 20,000। पूंजी कितनी है आपकी 6,000 प्लस कर दो तो 2,54,000। और लेनदार कितने हैं आपके 40,000। ये है आपका अंतिम समीकरण। अंतिम समीकरण, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहां पर आप चिट्ठा बना सकते हैं इसका। हमने आपको कल कहा भी था कि चिट्ठा बना के आपको भेजना है क्वेश्चन के, है ना। यहाँ पर चिट्ठा लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा होता है, दायित्व पक्ष, ये राशि, संपत्ति, ये राशि। हम सबसे पहले संपत्ति लिख देते हैं, क्या क्या है, रोकड़, फर्नीचर, स्टॉक। लिख देंगे संपत्ति में रोकड़, फर्नीचर, स्टॉक। रोकड़ कितनी है 2,39,000, 2,39,000। फर्नीचर 35,000 और स्टॉक 20,000। दायित्व में लिखेंगे पूंजी, पूंजी कितनी है 2,54,000। देखो आप क्वेश्चन में कितनी 2,54,000 और लेनदार कितने 40,000, लेनदार 40,000। इनका टोटल करेंगे 2,94,000। यहां पर भी कितना आएगा 2,94,000। दोनों का योग बराबर होता है चिट्ठे के, दोनों पक्ष संपत्ति और दायित्व का। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, ये आपका एग्जाम्पल का तीसरा क्वेश्चन है। व्यवसाय प्रारंभ किया रोकड़ से, माल से, नगद माल। तो अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले खाते लेते ही चलते हैं कौन कौन सी संपत्ति दायित्व। तो व्यवसाय प्रारंभ किया, क्या लगा है नगद और माल। तो दो चीजें यहाँ पर, एक तो रोकड़ है, माल के लिए अपन क्या बोलेंगे स्टॉक, और व्यापार शुरू करने के लिए जो माल, संपत्ति और रोकड़ लगाते हैं वो क्या कहलाती है पूंजी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी पूंजी। हो गई तीन चीजें, दो तो आपको दिख ही रही हैं और तीसरी पूंजी है, आपको ये समझना है, हम शुरुआत से आपको बताते जाए। सेकंड पॉइंट, नगद माल खरीदा, तो माल खरीदने और बेचने को क्या लिखते हैं स्टॉक। नगद खरीदा तो क्या आएगा रोकड़, तो रोकड़ और स्टॉक। आप पर स्टॉक पर प्रभाव पड़ेगा माल खरीदने और बेचने से। तीसरा, उधार माल क्रय किया, उधार माल खरीदोगे तो माल खरीदने और बेचने को अपन क्या लिखेंगे स्टॉक। तो एक तो स्टॉक आ जाएगा, उधार खरीदा है तो क्या आएगा लेनदार, जिस व्यक्ति से अपन उधार माल खरीदते हैं वो क्या कहलाता है लेनदार। चौथा पॉइंट, लेनदारों को भुगतान किया, तो एक तो आ जाएगा आपका लेनदार, और भुगतान में अपन क्या करते हैं पैसा देते हैं तो क्या लिखेंगे रोकड़। पांचवा, किराया दिया, तो किराए में हम क्या देते हैं पैसा, तो रोकड़ आएगा। और किराया क्या है खर्च है, तो हमने बताया ना आय, व्यय, खर्च, हानि, लाभ से पूंजी प्रभावित होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी पूंजी। लास्ट, कमीशन प्राप्त, तो कमीशन में हमें क्या मिलता है पैसा मिलता है, तो रोकड़ आएगा। और कमीशन प्राप्त होना क्या होता है आय, तो इससे क्या प्रभावित होगी पूंजी प्रभावित होगी। ठीक है, ये चीज है। अब अपन आगे करते हैं, यहां पर टेबल बना लेते हैं पहले।
आप ऊपर हेडिंग डालेंगे लेखांकन समीकरण, क्योंकि सवाल बड़ा है इसलिए हमने ऊपर से ही चालू किया है। एक कॉलम विवरण का है, यहाँ पर लिखेंगे संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व। ठीक है, अब हम संपत्ति और दायित्व लिख देंगे क्या क्या है, कौन कौन सी संपत्ति कौन कौन से दायित्व हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं संपत्तियां। तो क्या क्या है, रोकड़ स्टॉक, दो संपत्ति यहां पर, एक तो रोकड़ है प्लस क्या है स्टॉक। और संपत्ति देखेंगे, रोकड़ हो गया, स्टॉक हो गया, यहाँ रोकड़ स्टॉक स्टॉक बस। दायित्व में दो दायित्व में आपके, एक तो पूंजी है और दूसरा लेनदार। पहला पॉइंट, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया, कितना पैसा लगाया अपन ने व्यापार में, देखो 30,000 रुपये नगद है और 20,000 रुपये का माल है। तो यहाँ पर रोकड़ में लिख देंगे हम 30,000, माल मतलब स्टॉक में लिख देंगे हम कितना 20,000। तो पहले समीकरण में, पहले व्यवहार में आपके पास व्यापार में दो चीज़ें आ गई, रोकड़ 30,000 और माल मतलब स्टॉक कितना 20,000, और इन दोनों का योग पूंजी कहलाती है। तो पूंजी कितनी होगी 50,000। लेनदार क्या है आपकी 0। दूसरा पॉइंट क्या है, नगद माल क्रय किया 10,000 का नगद माल खरीदा। तो यहां लिखेंगे नगद क्रय, नगद क्रय। तो रोकड़ कम हो जाएगी क्योंकि पैसों से माल खरीदा है, तो रोकड़ घटेगी 10,000 से। ठीक, माल खरीदा है तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा आपका 10,000 से। तो नगद माल खरीदेंगे तो क्या होगा, रोकड़ कम होगी और स्टॉक बढ़ेगा। यहां पर कितना आ गया 20,000 रोकड़, स्टॉक कितना आ गया 30,000, पूंजी कितनी है कोई 50,000, लेनदार क्या है 0। ठीक है, आपका नया समीकरण। तीसरा पॉइंट क्या है, माल उधार क्रय किया, कितना 5,000, उधार माल खरीदा है। तो यहां पर हम लिख देंगे उधार क्रय, 5,000 का हमने उधार माल खरीदा है। तो क्या होगा, यहां पर स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि माल तो आ रहा है तो स्टॉक बढ़ जाएगा 5,000। उधार खरीदा है तो किससे खरीदा, लेनदार से। जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं तो वो लेनदार कहलाता है। तो लेनदार में हम प्लस कर देंगे कितना 5,000। तो यहां पर क्या होगा, उधार क्रय से स्टॉक बढ़ेगा और लेनदार बढ़ जाएंगे आपके। यहां पर कितना आएगा 20,000, पेन लेना पड़ेगा, इरेजर बहुत जगह, यहाँ भी एक और कहाँ था, यहाँ पर नगद है, यहाँ पर कितना है आपका 20,000 आपकी रोकड़, 35,000 आपका स्टॉक, पूंजी कितनी है 50,000 और लेनदार कितने हैं 5,000। ठीक है, ये 20, 35, 50 और 5, ये आपका नया समीकरण, अब देखेंगे अपन अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, लेनदारों को भुगतान किया कितना 4,000।
भुगतान किया मतलब हमने लेनदारों को पैसा दिया, तो यहां लिखेंगे लेनदार को दिए। $4,000, तो रोकड़ कम हो जाएगी भाई, पैसा दिया है तो रोकड़ क्या होगी, घटेगी, और लेनदार भी कम हो जाएंगे। कितने पैसे दिए अपने लेनदारों को, 4,000, तो आपकी संपत्ति भी घट जाएगी और दायित्व भी घट जाएंगे क्योंकि पैसा दिया है। अब यहां पर रोकड़ कितनी बचेगी आपकी, 16,000। स्टॉक कितना है आपका, 35,000। पूंजी कितनी है आपकी, 50,000। और लेनदार 5,000 में से 4 माइनस कर देंगे। अब कितने के लेनदार बचे आपके, 1,000। ये नया समीकरण आपका। फिर से पांचवा पॉइंट देखो क्या है, किराया दिया 2,000, किराया दिया, किराया दिया तो रोकड़ कम होगी क्योंकि किराए में हम पैसा देते हैं, तो रोकड़ घट जाएगी 2,000। किराया खर्च है तो पूंजी भी घटेगी 2,000 रुपए से, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा, 14,000, पर स्टॉक आपका 35,000, पूंजी 48,000, और लेनदार कितना, 1,000। क्या आ गया आपका नया समीकरण। छठवां पॉइंट क्या है देखेंगे, कमीशन प्राप्त 1,000, क्या लिखेंगे, कमीशन प्राप्त, रोकड़ में प्लस हो जाएगा। रोकड़ कमीशन में क्या मिलता है, रोकड़ बढ़ेगी, और कमीशन मिलना आय है तो पूंजी में प्लस कर देंगे 1,000, पूंजी भी बढ़ जाएगी। यहां पर कितना आएगा, 15,000। स्टॉक कितना है, 35,000, बराबर पूंजी 49,000, और लेनदार 1,000। ये क्या आ गया आपका अंतिम समीकरण, अंतिम समीकरण है। अंतिम समीकरण जो है इसके आधार पे भी अपन क्या तैयार करते हैं, चिट्ठा तैयार करते हैं, इसी के आधार पर, है ना। तो यहां पर अपन देख लेते हैं, चिट्ठा देख लेते हैं। ये चिट्ठा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, दायित्व ना, ये वाला कॉलम कौन सा कहलाता है, राशि का। फिर ये संपत्ति, तो क्या कहलाता है, राशि। सबसे पहले हम संपत्ति पक्ष में लिख देते हैं रोकड़। रोकड़ कितनी है आपकी, ये लिखिए अंतिम समीकरण से 15,000, ठीक है। और फिर स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक कितना है आपका 35,000। 2 संपत्ति हैं, 2 दायित्व हैं। संपत्तियों में, दायित्व में लिख देंगे अपन पूंजी, और लेनदार 2 दायित्व हैं। पूंजी 49,000, लेनदार 1,000। दोनों का योग बराबर होता है, तो यहां पर कितना है 50,000, यहां पर कितना है 50,000। तो ये था आपका क्वेश्चन, कंप्लीट है। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।